के लिए पेश करने जा रहे हैं एक सुपर सर्वाइवल सीरीज जो 2024 में रिलीज हुई है और इस पूरी सीरीज को हम एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो सुनकर आप सबके चेहरे पे जरा स्माइल तो आ ही गई होगी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, बस बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि एक खतरनाक वायरस इन्फेक्शन से दुनिया के सभी लोग मर जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। तो कहानी की शुरुआत में एक खूबसूरत पहाड़ पर जंगल के बीच एक बड़े से घर को दिखाते हैं। इस बढ़िया सी लोकेशन पर रहता है अपना हीरो विलियम्स, जो कि एक भूवैज्ञानिक है। वो पृथ्वी की संरचना और प्रक्रियाओं के बारे में रिसर्च करता है और अपनी रिसर्च के लिए ही वो इस पहाड़ के ऊपर इस शांत सी जगह पे रह रहा है। उसकी लाइफ बहुत ही पीसफुल चल रही है। अपनी रिसर्च के लिए उसने पत्थरों के बीच में एक डिवाइस सेट करके रखा होता है जिसे उसे रोज चेक करना होता है। एक दिन सुबह वो उसे चेक करने निकलता है तो उसकी माँ कॉल करती है, पर वो कॉल अटेंड नहीं करता और उस डिवाइस को चेक करने में लगा होता है। अचानक एक सांप उसके हाथ में डस देता है। उसे बड़ी घबराहट होती है कि यार ये जहर ना फैल जाए कहीं, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि सांप आएगा और ये भी नहीं पता है उसे कि वो जहरीला सांप है या फिर नहीं। तो टेंशन में वो अपना फोन निकालने की कोशिश करता है कि तभी फोन पहाड़ से नीचे गिर जाता है। विलियम्स तुरंत सांप की डसी हुई जगह पे थोड़ा कट करके खून चूसकर थूकने लग जाता है और इसी तरह जहर को निकालने की वो कोशिश करता है। फिर जल्दी से घर आकर वो बहुत सारा पानी पी लेता है, लेकिन बहुत ही जल्दी उसको चक्कर आने लग जाते हैं और वो बेहोश। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो उसका हाथ सूजा होता है और उसे लगता है जैसे बाहर से कोई उसे पुकार रहा है। सोचता है कि शायद उसे रेस्क्यू करने के लिए कोई हेलीकॉप्टर आया होगा, पर वो हिल भी नहीं पाता और फिर आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर के बाद उसे थोड़ा बेटर फील होता है और वो उठकर पानी पीने जाता है, लेकिन पता नहीं सांप के काटने के बाद वो बहुत कमजोर हो गया है और फिर से गिर जाता है। दूसरी ओर उसके फोन को दिखाते हैं जो पहाड़ों के बीच कहीं पर पड़ा हुआ है। उसमें विलियम्स की माँ की कई कॉल्स और मैसेजेस आए होते हैं कि हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं बेटा, जल्दी घर आ जाओ। यहाँ से कुछ दिन के बाद का सीन दिखाते हैं। जहर का असर अब पूरी तरह से निकल चुका है और विलियम्स को होश भी आ चुका है, लेकिन लगता है वो इतने दिनों से बस यूं ही पड़ा रहा था। वो जल्दी से बाहर जाकर देखता है तो उसकी कार पे बहुत सारा धूल जमा होता है। उसे साफ करके वो पहाड़ से नीचे जाता है जहाँ पे एक छोटा सा टाउन है। वहां जाकर वो अपनी माँ को कॉल करने की सोचता है, क्योंकि उसका फोन तो कहीं गिर चुका था। लेकिन ये क्या, यहाँ टाउन में तो एक भी इंसान नजर नहीं आता। विलियम्स हैरान रह जाता है कि सब कहाँ चले गए। वो थोड़ा आगे जाता है तो ढेर सारे लोग मरे पड़े होते हैं और उनकी लाशें बिल्कुल सड़ चुकी हैं। तभी वो एक डिस्प्ले बोर्ड देखता है जिसमें वार्निंग होती है कि टाउन के लोग सेफ रहें और घर से बाहर ना निकले, अमेरिका की सरकार थम चुकी है। विलियम्स घबरा जाता है कि मैं कुछ दिन बेहोश क्या हो गया, दुनिया ही मिट गई क्या। वो जल्दी से अपनी कार के अंदर बैठ जाता है और रेडियो को ऑन करता है, जिसमें ऑटोमेटिक मैसेज आता है कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैला हुआ है जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन जहां तक विलियम्स ने देखा था उस वायरस इन्फेक्शन से कई लोग मर भी चुके हैं। वो तुरंत अपने घर जाता है, यानी अपने पेरेंट्स के घर पर। वहां उसके दोनों पेरेंट्स इन्फेक्शन से मर चुके थे। विलियम्स टूट जाता है और दुख के मारे फूट फूट कर रोता भी है। आखिर उन्हें दफना कर कुछ देर वहीं पर बैठ जाता है, पर अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, तो वो उदास होकर निकल जाता है। लेकिन विलियम्स के समझ में नहीं आता कि कहाँ जाए, क्या करे, क्योंकि दुनिया तो खत्म हो चुकी है। पता नहीं कितने लोग जिंदा हैं, कितने मर गए, कोई जिंदा भी है या नहीं ये उसे नहीं पता। इसीलिए वो फूड आइटम्स, गन्स जैसी अपनी जरूरत की चीजें उठा लेता है और एक ब्रिज के पास जाता है, पर ब्रिज भी ब्लॉक किया होता है और विलियम्स उसे क्रॉस करके नहीं जा पाता। उसे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होती है और वो बहुत ही तेजी से लॉस वेगस की ओर जाने लगता है, पर लॉस वेगस में भी कोई नहीं होता। विलियम्स उम्मीद तो खो चुका था और फिर वो एक बिल्डिंग के अंदर जाता है जहाँ एक जकूजी होता है जिसमें वो नहा लेता है। फिर वो बार में जाकर ड्रिंक लेने वाला होता है कि तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं। आदमी का नाम है मिल्टन और औरत का नाम है अन। ये दोनों ही सर्वाइवर्स हैं जिन्हें वायरस इन्फेक्शन नहीं हुआ। लंबे समय के बाद इंसानों को देखकर विलियम्स की बड़ी खुशी होती है। वो आपस में बातचीत करने लगते हैं तो विलियम्स पूछता है कि क्या आपको इस इन्फेक्शन के बारे में कुछ पता है। मिल्टन ने अपने फोन पर एक न्यूज रिकॉर्ड करके रखा हुआ था जिससे वो प्ले करता है। उसमें बताते हैं कि ग्लोबली एक खतरनाक वायरस फैल चुका है, इसलिए इंसानों को घर से बाहर निकलने से मना किया जा रहा है। लेकिन ये इतना खतरनाक वायरस है कि जिसे भी इससे इन्फेक्शन होता है वो जरूर मर जाता है। इसी वजह से दुनिया के लगभग सभी लोग इसका शिकार बन चुके हैं, शायद ही कोई जिंदा बचा होगा। अब विलियम रियलाइज करता है कि फिलहाल तो हम तीनों ही जिंदा हैं, पर पता नहीं हमारे अलावा कोई और भी जिंदा है या नहीं। मिल्टन बताता है कि मेरा पूरा परिवार इस इन्फेक्शन की वजह से मिट चुका है। अन भी कहती है कि मैंने तो वीडियो कॉल पे अपनी बेटी और पति को इन्फेक्शन से मरते हुए भी देखा था, मैं चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पाई। वो बहुत ही दुखी होती है। फिर वो ड्रिंक करने लग जाते हैं और अब धीरे धीरे विलियम्स को इस वायरस के बारे में और ज्यादा चीजें पता चलती है। ड्रिंक करने के बाद विलियम्स वहाँ के कमरे की ओर जाता है, लेकिन कंफ्यूजन में वो लिफ्ट के पास ही सो जाता है। सुबह दिखाते हैं तो वो अन
अन और मिल्टन से मिलने जाता है। अन तो कई सारी ड्रेसेस ट्राई कर रही होती है। तब विलियम मिल्टन से कहता है कि इस बिल्डिंग में हम कब तक रहेंगे, मैं तो निकलने वाला हूँ भाई यहाँ से। मिल्टन कहता है कि हमारे पास एक अच्छा आइडिया है, जब तक ये खाना और पानी है तब तक हम यहीं सरवाइव करेंगे, और जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं और अन खुद को शूट करके मर जाएंगे। विलियम्स कहता है मर जाएंगे, पागल हो क्या तुम, इस दुनिया में बहुत सारा खाना है, हमें बस ढूंढना होगा, सरवाइव करने के बजाय तुम मरने का आइडिया कैसे ले सकते हो। तो मिल्टन भी कहता है कि जीकर करना ही क्या है, ना परिवार ना दोस्त और ना ही कोई इंसान, ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मर ही जाए। मैं तो कहता हूँ तुम भी हमारा ही आइडिया अपनाना। विलियम्स तो साफ इनकार करके अन के पास जाकर कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, हम सरवाइव करेंगे। पर अन भी साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसका भी वही प्लान है जो मिल्टन का है, यानी उससे भी मरना है। वो विलियम्स को किस करने आती है लेकिन विलियम्स उसको धक्का देकर बाहर आ जाता है क्योंकि विलियम्स किसी भी हाल में बस सरवाइव करना चाहता है, उसे फालतू के चोचले पसंद नहीं। उसके बाहर निकलने के कुछ देर के बाद ही 2 गन शॉट सुनाई देते हैं। विलियम्स समझ जाता है कि मिल्टन और अन मर चुके हैं। वो बहुत ही परेशान होता है और उसे भी अब विश्वास होने लग जाता है कि जीने का कोई मतलब ही नहीं है। वो बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है ताकि कहीं टकराकर अपनी जान दे दे, लेकिन तब सामने एक कुत्ता आ जाता है और विलियम्स को मजबूरन सडन ब्रेक मारना पड़ता है। अब विलियम्स को लगता है कि मैंने इस कुत्ते की जान नहीं बचाई बल्कि मैंने खुद की जान बचाई, इसीलिए वो कुत्ते का नाम रखता है लकी। और अब उसके अंदर एक नई उम्मीद जागती है और वो लाइब्रेरी जाकर सर्वाइवल से रिलेटेड कुछ बुक्स ले लेता है और लकी के साथ वापस अपने घर चला जाता है। तो विलियम्स ने जो भी फूड आइटम्स बटोरे थे उन्हें वो लकी के साथ शेयर करता है और इस तरह शुरू होता है इनका सर्वाइवल। लकी और विलियम्स की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है धीरे धीरे, और जैसे तैसे 1 साल गुजर जाता है। बिना किसी और इंसान के विलियम्स बहुत बोर होने लगता है और टाइम पास करने के लिए जॉगिंग करता है, कभी टहलने निकलता है और कभी एक ही जगह पे अपनी गाड़ी को गोल गोल चलाने लगता है। पर दोस्तों उसकी ये बोरिंग लाइफ एक दिन बदल जाती है। लकी दूर एक घर को देखकर भौंकने लगता है क्योंकि वहां से धुआं निकल रहा होता है। विलियम्स को भी तुरंत आइडिया आता है तो वो वहां पर जाकर देखता है कि कहीं कोई इंसान तो नहीं है। पर वहां छत पर खड़ी एक लड़की उसे गन दिखाकर धमकाती है कि कदम आगे रखा तो शूट कर दूंगी। इस लड़की का नाम है एमा और ये भी एक सर्वाइवर है। विलियम्स उसे अपने बारे में बताता है और तब जाकर उसे विश्वास होता है कि विलियम्स से उसे कोई खतरा नहीं है, और फिर वो उसे घर में ले लेती है। विलियम्स के साथ जो कुछ हुआ था वो उसके साथ शेयर करता है और वो भी अपनी सर्वाइवल स्टोरी विलियम्स के साथ शेयर करती है कि मैं कल यहाँ पर आई हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस इलाके में कोई जिंदा भी होगा। इस तरह कुछ देर इनकी बातें चलती है और फिर विलियम्स उससे विदा लेता है, लेकिन वो कहती है कि अरे आज रात यहीं रुक जाओ, किसी दूसरे इंसान को देखे बहुत दिन हो गए। विलियम्स भी मान जाता है और अब ये दोनों एक दूसरे के बारे में सब जान चुके हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझते भी हैं। तो विलियम्स कहता है कि एक काम करो ना, तुम भी मेरे साथ चलो, मेरा घर पहाड़ के ऊपर है। एमा तुरंत मान जाती है क्योंकि अब तक वो अकेली थी और उसे लगता है कि विलियम्स के साथ रहना उसके लिए बिल्कुल सही है। तो विलियम्स उसे अपने घर लेकर जाता है। वो घर के अंदर आती है तो विलियम्स तुरंत एक रस्सी को कट करने लग जाता है। असल में विलियम्स अकेला रहकर जिंदगी से उब चुका था और उसने फांसी लगाने के लिए ही ये रस्सी बांध के रखी हुई थी, पर अब उसका इरादा बदल चुका है क्योंकि एमा उसके साथ जो आ गई है। तो एमा किचन में जाती है तो बड़ा गंदा होता है किचन, खाना वगैरह सब सड़ चुका होता है और चूहे भी घूम रहे होते हैं। एमा कहती नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हमें कुछ चीजों की जरूरत है, किसी सुपरमार्केट से जरूरी आइटम्स लेकर आ जाते हैं, चलो। अब दोनों टाउन जाते हैं जहाँ वो सुपरमार्केट से अपने लिए थोड़ी सप्लाईज लेकर घर आ जाते हैं। तो धीरे धीरे इनकी लाइफ सेट होने लग जाती है। विलियम्स कुछ पौधे भी उगाता है और अब इंसानों के न होने से जंगली जानवर जंगल के बाहर भी घूमने फिरने लगते हैं। वक्त बीतता है और अब विलियम्स और एमा क्लोज हो जाते हैं। विलियम्स की गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है तो वो दूसरी कार्स में जो पेट्रोल होता है उसे निकालकर अपनी कार का टैंक फिल कर लेता है। इस तरह इनकी लाइफ चलती है और पावर के लिए तो वो सोलर पैनल सेट कर रहा होता है। तो एक दिन दोस्तों पैनल सेट करते वक्त वो नीचे गिर पड़ता है और उसके पैर पे चोट आ जाती है। एमा भी तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती है और उसकी अच्छी देखभाल करती है, बिल्कुल एक पत्नी की तरह। अब रात की बात है तो विलियम सो रहा होता है। एमा भी सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे अपने परिवार की याद आ जाती है। वो अपने पति की फोटो देखकर बहुत रोती है। अगले दिन विलियम्स का घाव थोड़ा भर जाता है तो वो फिर उस सोलर पैनल को फिक्स करने में लगा होता है। तब एमा उसे खुशखबरी सुनाती है कि वो प्रेग्नेंट है और सुनकर विलियम्स उतना खुश नहीं लगता क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस दुनिया में जहाँ इंसान ही नहीं है वहाँ उसका बच्चा पैदा हो। लेकिन एमा कहती है कि तुम ये क्यों नहीं सोचते कि इंसानियत को मिटने से बचाने के लिए ही ये बच्चा आने वाला है। इसके आगे विलियम्स वैसे कुछ कह नहीं पाता और एमा की बात मान जाता है। फिर प्रेगनेंसी केयर के लिए विलियम्स कुछ बुक्स पढ़ता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब विलियम्स और एमा फिर से खुश रहने लग जाते हैं। इसी बीच इन्होंने जो पौधे लगाकर रखे हुए थे उसमें फल सब्जियां वगैरह उगने लगती हैं और इनका एक मस्त छोटा सा फार्म बन जाता है। एमा कहती है कि प्रेगनेंसी में ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, इसी वजह से विलियम्स शिकार के लिए निकलता है और फिर वो किसी चीज का शिकार करके भी लेकर आ जाता है। इसके बाद वो सोलर पैनल
भी पूरी तरह से अच्छे से सेट कर देता है और अब इन्हें पावर की सुविधा भी मिलती रहेगी। ये लोग फ्रिज जैसी चीजों का भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तभी एमा एक मरा हुआ चूहा लाकर दिखाती और कहती है घर में चूहे बहुत ज्यादा हो गए हैं, ट्रैप्स लगाने के बावजूद इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। और तभी खिड़की से बाहर का दृश्य दिखाते हैं जहाँ ढेर सारे चूहे इनके घर की ओर ही आ रहे हैं। असल में विलियम्स के घर में बहुत सारे फूड आइटम्स हैं और कचरा भी ज्यादा है और ये चूहे टाउन में खाना ना मिलने की वजह से यहाँ खींचे चले आ रहे हैं क्योंकि उनको भी खाना पानी चाहिए। विलियम्स और एमा तो मिलकर सारा कचरा बाहर डाल देते हैं और उसे जलाने लग जाते हैं ताकि और चूहे ना आए, लेकिन इसके बावजूद भी वो चूहों को रोक नहीं पाते और फिर कोई रास्ता ना पाकर दोनों घर के अंदर जाकर लॉक कर लेते हैं। लेकिन तब वो रियलाइज करते हैं कि इनका डॉग लकी तो बाहर है। विलियम्स दरवाजा खोलता है और उसे अंदर लेकर आ जाता है क्योंकि उससे अपना डॉग लकी बहुत ही प्यारा है। पर इसी बीच कुछ चूहे घर में घुस आते हैं। विलियम्स उन्हें शूट भी नहीं कर पाता क्योंकि वो बड़ी तेजी से भाग रहे होते हैं और फिर कोई रास्ता न पाकर वो गन से चूहों को बेरहमी से पीट पीट कर उनकी जान ले लेता है। इसके बाद तो एमा लकी के घावों पर दवा लगाती है। अब विलियम्स को डर लगने लगता है कि दिन प्रतिदिन खतरे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में उसका बच्चा सरवाइव कैसे करेगा। तब एमा अपने पास्ट के बारे में बताती है कि उसका पति और दोनों बच्चे पैंडेमिक में मारे गए, इसीलिए ये बच्चा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम्स भी उसे दिलासा देता है कि देखो तुम फिक्र मत करो, मैं हमारे बच्चे की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगा। अगले दिन वो बाहर निकलते हैं तो चूहे मरे पड़े होते हैं और बिल्लियां उन्हें खा रही होती है और तब इनको थोड़ा चैन आता है कि चलो चूहों से पीछा छूटा। कुछ दिन बढ़िया बीतते हैं और अब किसी भी वक्त एमा की डिलीवरी हो सकती है। विलियम्स भी कुछ बुक्स पढ़ता है कि जब डॉक्टर ना हो तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे की जाती है और जब एमा को लेबर पेन होता है ना तो उसकी डिलीवरी भी विलियम्स ही करता है। बच्चे के आने से दोनों बड़े खुश होते हैं। उसके बाद तो एमा जहाँ भी जाती है वहाँ ये मैसेज लिख देती है कि अगर कोई सर्वाइवर इसे देख रहा है तो इस पते पर आ जाओ, यहाँ रहने की सारी सुविधाएं हैं। असल में एमा इसीलिए कर रही है क्योंकि अब बच्चा भी आ गया है और अगर उसके आसपास और भी लोग रहेंगे तो उसके बच्चे को अकेलापन महसूस नहीं होगा और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह रह पाएगा। लगता है दोस्तों कोई उसका ये मैसेज देख लेता है और अब यहाँ से सीधे 6 साल के बाद का सीन दिखाते हैं। विलियम अपनी गाड़ी में जंगल से गुजर रहा होता है कि अचानक एक जंगली जानवर से टकरा जाता है, लेकिन जब वो गाड़ी रोक कर देखता है तो पता चलता है कि वो तो शेर है। विलियम्स अब डर कर उसे शूट करने वाला होता है कि वो एक छोटी लड़की को देखता है। विलियम पूछता है तुम कौन हो, पर वो जंगल के अंदर भागने लगती है। आखिरकार विलियम्स उसे पकड़कर पूछता है कि बेटा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है, पर वो विलियम से डरती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। विलियम समझ जाता है कि ये लड़की किसी सदमे से गुजरी होगी, इसीलिए मुझसे डर रही है। वो भी कहता है कि बेटा मैं अपनी कार की ओर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये कहकर वो कार के पास जाता तो है तो वहाँ पर शेर नहीं होता, लगता है वो बचकर भाग चुका है। अब विलियम्स अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन वो लड़की विलियम्स को देखने में लगी होती है तो विलियम्स उसे एक एप्पल देता है जिसे वो ले लेती है और खाने लग जाती है। फिर वो विलियम्स की गाड़ी के पीछे ही बैठ जाती है और यहाँ से विलियम्स उसे अपने घर लेकर जाता है। अब तक उसके घर में 2 और सर्वाइवर्स रहने आ चुके होते हैं। एक आदमी है जिसका नाम जॉर्ज है और एक औरत भी है जिसका नाम मरीन है। असल में ये लोग एमा का वो मैसेज देखकर ही यहाँ पर आए थे जो एमा ने जगह जगह रखा हुआ था। इन 6 सालों में विलियम्स और एमा का एक और बच्चा भी हो गया है। अब इनका एक परिवार बन चुका है बढ़िया सा और सभी बड़े खुश हैं। विलियम्स के साथ इस नई लड़की को देखकर उन्हें और भी खुशी होती है कि अब इनका परिवार और बड़ा हो गया है। पर वो लड़की तो डर के मारे गाड़ी से उतरती ही नहीं। मरीन उसे खाना देने जाती है तो वो मरीन पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जब मरीन उसका हाथ पकड़ती है ना तो पता चलता है कि उसके हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही निशान है जो मरीन के हाथ में है। मरीन उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की कुछ कहती नहीं। लगता है 6 सालों में वो बिना किसी से बात किए सर्वाइव कर रही थी और बहुत ही डरी हुई है। अब मरीन उसे अपनी सर्वाइवल स्टोरी सुनाने में लग जाती है और बातों ही बातों में उसे घर लेकर आती है। फिर वो उस लड़की को नहाने के लिए भेज देती है। इसी बीच मरीन उसके बैग को टटोलती है तो उसमें एक लेटर होता है जिसमें इस लड़की का नाम लिखा है एव। अब मरीन उसे एव कहकर पुकारती है तो उस लड़की का रिस्पॉन्स काफी अच्छा होता है और उसका डर भी कम हो जाता है। एव के सोने के बाद मरीन बाकियों को वो लेटर पढ़कर सुनाती है। एक्चुअली उसमें एव की माँ ने लिखा होता है कि मेरी बेटी जिससे भी मिले आप प्लीज उसका ख्याल रखना, उसे इन्फेक्शन नहीं हुआ है, मुझे इन्फेक्शन हो चुका है और मैं थोड़ी देर में मरने वाली हूँ, इसलिए लेटर लिख रही हूँ। तब इन्हें एहसास होता है कि एब 6 साल अकेली सरवाइव कर रही थी और इसी वजह से वो इंसानों को देखकर डरती है। कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाते हैं कि एमा फिर प्रेग्नेंट होती है और उसका तीसरा बच्चा भी हो जाता है। और जब ये लोग सोच रहे होते हैं कि लगता है अब हमारे अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं, तभी अचानक एक दिन इन्हें कोई सिग्नल मिलता है। असल में सेफ्टी के लिए इन्होंने घर के चारों ओर कोई ट्रैप सेट करके रखा था ताकि अगर कोई यहाँ पर आए तो इन्हें तुरंत पता चल जाए। अब इन्हें लगता है कि कोई इनके घर की ओर आ रहा है, इसीलिए वो बच्चों को सेव करने के लिए घर के अंदर भेज देते हैं और गन्स लेकर चेक करने जाते हैं कि कौन आया। तो वहाँ वो 3 सर्वाइवर्स को देखते हैं। इनके लीडर का नाम है मॉली
दूसरी लड़की का नाम है जीन और इस आदमी का नाम है एज़रा। वो बताते हैं कि एमा के लिखे हुए मैसेज को देखकर हम यहाँ पर आए हुए हैं, हम भी सर्वाइवर्स हैं और आपको और आपके परिवार को कोई ठेस नहीं पहुंचाएंगे। तब जाकर ये लोग उन्हें अपने घर में आने देते हैं। असल में एज़रा एक म्यूजिशियन है। एमा कहती है कि आप लोग पास के घर में रह लीजिए। वो भी खुश हो जाते हैं। पर विलियम्स को दोस्तों अब भी इन तीनों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ है। लेकिन जब इंसानों की कमी हो तो क्या अच्छा क्या बुरा, इंसान को इंसान पर विश्वास तो करना ही पड़ता है। यही सोचकर विलियम्स उन्हें पास के उस घर में रहने देता है। कुछ दिन बाद इनके फूड आइटम्स और बाकी चीजें खत्म हो जाते हैं और अब इन्हें टाउन में जाकर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर को लूटना होगा। पर इस तरह लूटने के लिए भी इन्होंने कुछ रूल्स बना के रखे होते हैं और उसी के हिसाब से सारा काम होता है। हमेशा विलियम्स सबको लीड करता है, तो इस बार भी विलियम्स लीड करता है। तभी मॉली कहती है कि हमें मेडिसिन भी लेनी चाहिए, लेकिन विलियम्स कहता है कि फिलहाल हमें मेडिसिन की नहीं, खाने की जरूरत है, इसलिए सिर्फ फूड आइटम्स निकाल लाओ। तो सभी अलग अलग जगहों जाकर फूड आइटम्स बटोरने लगते हैं, लेकिन मॉली उसके इंस्ट्रक्शन के खिलाफ हॉस्पिटल में जाती है जहां सड़ी हुई हालत में कई लाशें पड़ी होती हैं। उन्हें पार करके वो फार्मेसी में जाकर बहुत सारे मेडिसिन उठा लेती है। यहाँ विलियम्स की टीम तो फूड आइटम्स को लेकर आ जाती है, लेकिन मॉली का कहीं पता नहीं चलता। अब विलियम्स को टेंशन भी होती है कि कहाँ गई है, लेकिन तभी मॉली मेडिसिन को लेकर आ जाती है रूल्स को तोड़ने के लिए। विलियम्स उसे बहुत डांटता भी है, पर वो कहती है ये जरूरी मेडिसिन हैं और कभी ना कभी तो इमरजेंसी में काम आएंगे ही। फिर विलियम्स चुप हो जाता है कि बात तो सही है। तो रात को दिखाते हैं, डिनर के बाद सभी साथ में बैठे होते हैं। इन्हें खुद ही अपना एंटरटेनमेंट कर लेना होगा, तो एज़रा जरा म्यूजिक बजाता है और जीन गाने लगती है, पर जीन बहुत शराब पीने भी लग जाती है। जॉर्ज और मार्टिन पहली बार इंटीमेट होते हैं। तभी मॉली जीन को शराब पीने से रोकती भी है, लेकिन वो नहीं मानती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा नहीं चाहती, इसलिए बहुत सारा शराब पी रही होती है ताकि किसी तरह बच्चा अबॉर्ट हो जाए। पर मॉली उसे शांत करती है और दिलासा देती है ऐसा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद कुछ महीने निकल जाते हैं और अब सभी लोग मिलजुल कर खुशी से जीने लगते हैं। जॉर्ज और मार्टिन की भी एक संतान हो जाती है। जीन जो प्रेग्नेंट थी उसका भी बच्चा हो जाता है। जैसे तैसे पेंडेमिक के बाद 13 साल गुजर जाते हैं। ये लोग एक ही परिवार का हिस्सा बनकर रहते हैं। बच्चों के बर्थडेज को भी वो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। आज विलियम्स के सबसे छोटे बेटे का बर्थडे है और गिफ्ट के तौर पर वो उसे लाइब्रेरी लेकर जाता है। उसे बहुत सारे बुक्स निकाल कर देता है ताकि उसका नॉलेज बढ़े। जब वो घर लौटते हैं तो तेज हवा चलने लगती है, शायद आंधी आने वाली है। सभी घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तब विलियम्स नोटिस करता है कि उसका डॉग लकी मिसिंग है। वो तुरंत ही बाहर जाकर उसे ढूंढता है, लेकिन बदकिस्मती से लकी के ऊपर एक पेड़ गिर गया था, जिसकी वजह से बेचारा मर चुका था। विलियम्स और एमा बहुत दुखी होते हैं क्योंकि लकी इतने सालों से उनके साथ रह रहा था और अब अचानक उसे खोना पड़ा इन लोगों को। दिल पर पत्थर रखकर वो लकी को दफना देते हैं। बच्चे भी बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि वो कुत्ता उन्हीं के साथ खेलता था। तो उन्हें थोड़ा चेयर अप करने के लिए विलियम्स अगले दिन उन्हें दूसरी जगह पे खेलने के लिए लेकर जाता है। पर वहां अचानक एक शेर आ जाता है जो बच्चों पर सीधा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तब विलियम्स बीच में आ जाता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर तो सभी चिल्लाने लग जाते हैं और तब पहली बार एव अपना मुंह खोलकर चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ। उसकी आवाज को सुनकर बाकी लोग वहां पर आ जाते हैं और इतने सारे लोगों को देखकर तब वो शेर वहां से भागता है। पर विलियम्स को उसने बुरी तरह घायल कर दिया था। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। मॉली के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार बाकी लोग विलियम्स का इलाज में लग जाते हैं। अब दूसरी ओर एमा गुस्से में गन लेकर जंगल में जाती है और उसे शेर को शूट कर देती है। अगले दिन फिर जब विलियम्स को होश आता है तो मॉली कहती है तुम लोग मुझे डॉक्टर समझ रहे हो, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी क्योंकि मैं फेल हो गई थी। मुझे आधा अधूरा जो कुछ आता था उसी से तुम्हारा इलाज किया है। लेकिन विलियम्स को उस पर पूरा विश्वास होता है क्योंकि उसने विलियम्स की जान बचाई। कुछ दिनों में विलियम्स पूरी तरह ठीक हो जाता है और उसे फिर घर लेकर आ जाते हैं। अब पेंडेमिक के 17 साल के बाद दिखाते हैं कि विलियम्स का छोटा बेटा बड़ा हो गया है और अब वो विलियम्स के साथ मिलकर बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करता है। उसे फिशिंग बहुत ही अच्छी लगती है। अब उसे विलियम्स के साथ इतना क्लोज होते हुए देखकर विलियम्स का दूसरा बेटा जलने लगता है कि पापा हमेशा उसी के साथ वक्त बिताते हैं। बाकी बच्चे भी दोस्तों मतलब औरों के बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं और उन्हें अक्सर हंटिंग ट्रिप्स पे भेजा जाता है जहाँ वो अकेले शिकार करना सीखते हैं और दूसरी जगहों पे जाकर चीजें लूट कर लेकर आते हैं। इनका काम अब यही है। अब ऐसे में एक दिन एज़रा देखता है कि पौधों के आसपास जो मिट्टी है ना वो सूखी हुई है। दूसरी ओर एव किचन में होती है और देखती है कि पानी ठीक से नहीं आ रहा। अब इन्हें लगता है कि जरूर कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो कुछ लोग उस इलाके में डैम को चेक करने जाते हैं। ओहो, तब पता चलता है कि वहाँ का पानी सूख चुका है और तो और पानी का पाइप भी पूरी तरह से रस्ट हो चुका है। शायद इसी वजह से पानी नहीं आ रहा। तो अब अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही पानी चलेगा। तो इतने में ही वहाँ कुछ गाड़ियों की आवाज आती है। ये सभी घबरा जाते हैं कि कहीं कोई हम पर हमला करने तो नहीं आ गया।
वो तुरंत घर आ जाते हैं और बच्चों को घर के अंदर भेजकर गन उठा लेते हैं। तब वहाँ पर 3 गाड़ियां आती है। एक गाड़ी से चार्ली नाम का एक आदमी उतरता है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड कटरीना भी होती है। वो कहते हैं कि हम सर्वाइवर्स हैं और बोरवेल्स लगाने के इक्विपमेंट्स भी हैं हमारे पास, बस मुझे पेट्रोल की जरूरत है। अगर आप मुझे पेट्रोल दे सकते हैं तो मैं आपके लिए बोरवेल ड्रिल कर सकता हूँ। शायद आपको पानी की कमी हो रही है। एमा को उसकी डीलिंग ठीक लगती है और वो उन दोनों को अंदर आने देती है। अब चार्ली भी तुरंत अपनी टीम की मदद से बोरवेल को ड्रिल करने में लग जाता है, पर गहरा बोरवेल बनाने में कम से कम 3-4 दिन तो लगेंगे ही। तब तक ये लोग यहीं पर रहेंगे और विलियम्स की टीम के पास और कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि उन्हें पानी की सख्त जरूरत है, तो वो भी इन लोगों को अपने साथ रहने के लिए अलाउ कर देते हैं। अगले दिन की बात है, विलियम्स और चार्ली शिकार करने जंगल में जाते हैं। अचानक चार्ली विलियम्स के पीछे से शूट कर देता है, पर उसने विलियम्स को नहीं बल्कि एक हिरन को शूट किया होता है। लेकिन विलियम्स घबरा जाता है कि इसका इरादा क्या है भाई। चार्ली कहता है कि गन्स को यूज करने में मेरा जवाब नहीं है, मैंने कई शिकार मारे हैं और सिर्फ जानवरों को ही नहीं और भी कई शिकार किए हैं मैंने। ये सुनने के बाद विलियम्स को उससे डर लगता है, जिसकी वजह से अब उसे चार्ली और उसकी टीम पर शक होता है। अब उसी रात डिनर के दौरान चार्ली एब को बहुत देर से ताक रहा होता है कि ये करने क्या वाला है, और जब चार्ली को पता चलता है कि विलियम्स मुझे नोटिस कर रहा है तो वो दूसरी ओर मुड़ जाता है जल्दी से। फिर वो अपना बोरवेल का काम शुरू करने में लग जाते हैं और विलियम्स का छोटा बेटा चार्ली की भी बहुत मदद करता है। आखिरकार पानी निकल जाता है और सब झूमने लग जाते हैं। उस रात पानी मिलने की खुशी में वो सेलिब्रेट भी करते हैं। तब एमा कटरीना से पूछती कि आगे तुम्हारा और चार्ली का क्या प्लान है, तुम लोग कहाँ जाने वाले हो। कटरीना कहती है कि चार्ली को यह जगह बहुत ही पसंद है, इसलिए वो कह रहा था कि उसे यहीं पर रहना है। ये सुनने के बाद तो विलियम्स और एमा परेशान हो जाते हैं कि चार्ली से कैसे छुटकारा पाया जाए। उस रात सभी सो रहे होते हैं। विलियम्स को बाहर से कुछ अजीब आवाज आती है। वो बाहर आकर देखता है तो चार्ली एब के गराज से बाहर आ जाता है जहाँ वो सो रही थी। और तो और चार्ली का दोस्त बाहर खड़ा पहरा दे रहा होता है ताकि कोई इस तरफ ना आ जाए। विलियम्स तुरंत एब को देखने जाता है तो पता चलता है कि चार्ली ने एब को सेक्सुअली असॉल्ट किया था। वो बहुत रो भी रही होती है। विलियम्स को बड़ा गुस्सा आता है और फिर वो अपने साथियों को ये बात बताता है। वो फैसला करते हैं कि अब चार्ली को यहाँ रखना सबके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसे यहाँ से निकालना ही होगा। पर वो जाने के लिए नहीं मानेगा, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि उसको जान से मार देना ही अब लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। लेकिन जॉर्ज इस फैसले के खिलाफ होता है, लेकिन मरिन के कहने पर वो भी मान जाता है। फिर भी विलियम्स चार्ली को यहाँ से भगाने की आखिरी कोशिश तो करता है, क्योंकि विलियम्स ये चाहता है कि खून खराबा ना हो, सब कुछ शांति से निपट जाए। वो उसको कहता है कि सुनो, तुम्हें जो पेट्रोल चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ, तुम अपने साथियों को लेकर यहाँ से कहीं भी चले जाओ। पर वो तो अकड़कर कहता है, अरे मैं नहीं जाने वाला। तभी विलियम्स के सारे साथी उसे घेर लेते हैं। विलियम्स एक हथौड़े से उसके सर पे मार देता है। वो नीचे भी गिर जाता है तो विलियम्स हथौड़े से उसके सर पे लगातार वार कर करके उसे मार डालता है। तब एजरा उसे शांत करता है क्योंकि विलियम्स बहुत ही आक्रोश में था। फिर वो उस हथौड़े को धोने लग जाता है, लेकिन अब उसे बहुत ही गिल्टी फील होता है कि जिस आदमी ने उनके लिए पानी का इंतजाम किया उसे उसने अपने हाथों से मार दिया। तब एमा उसको दिलासा देती है कि देखो, अगर उसने हमारी ऐप के साथ ऐसा नहीं किया होता तो हमें उसकी जान नहीं लेनी पड़ती ना। अगर उसे यही रहने देते तो बाकी औरतों को भी खतरा होता। तुम खुद को दोषी मत मानो। अगले दिन वो कटरीना को बताते हैं कि चार्ली कल रात यहाँ से चला गया था, पर उनकी बातों से साफ पता चल जाता है कि इन्होंने ही चार्ली को कुछ न कुछ तो कर दिया है। पर इस समय वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती क्योंकि चार्ली ने कटरीना को भी अपना गुलाम बना के रखा हुआ था। और चार्ली के बाकी टीम मेंबर्स को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चार्ली उनके साथ बहुत ही बदतर सलूक करता था। लेकिन चार्ली का दोस्त उन सब पर चिल्लाता भी है कि इन लोगों ने ही चार्ली की जान ली है और तुम लोग इन्हीं के साथ रहना चाहते हो, क्यों? मैं नहीं रहूंगा इनके साथ। ये कहकर वो अपना सामान लेकर निकल जाता है। बाकी लोग तो यहीं रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ जो सुविधा है वो बाहर शायद ही उनको मिले। लेकिन ये क्या, कुछ ही देर में चार्ली का दोस्त भी लौट आता है और विलियम्स से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, प्लीज मुझे भी अंदर ले लो। विलियम्स कहता है कि उस दिन जब चार्ली ऐप के साथ बुरा कर रहा था तो तुम बाहर खड़े पहरा दे रहे थे। उसने जो गंदा काम किया तुम भी उसमें उसके साथ थे। ऐसे आदमी को मैं हरगिज अपने घर में नहीं रहने दूंगा। यहाँ से दोस्तों सीधे कट करके कुछ और साल के बाद दिखाते हैं कि पृथ्वी अब पहले की तरह फलने फूलने लगी है। इंसान होते तो शायद सब कुछ मिट चुका होता, लेकिन इंसानों की संख्या ना के बराबर होने से प्रकृति को सांस लेने का मौका मिल गया, इसलिए पृथ्वी अब नॉर्मल होने लग जाती है। यहाँ विलियम्स का तीसरा बेटा कई बुक्स पढ़कर नई नई चीजों का आविष्कार करता है। उसने एक छोटे से फ्लाइट का मॉडल बनाया होता है जिसे वो जल्द ही उड़ाने में सफल हो जाएगा। सभी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि तुमने बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन इससे उसका बड़ा भाई चिढ़ जाता है। उस रात अचानक छोटे बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उठकर विलियम्स के कमरे की ओर जाता है लेकिन बेहोश हो जाता है। विलियम्स भी घबराकर मौली को बुलाता है तो वो तुरंत आकर उसका इलाज करने लगती है। वो बताती है इसे वायरस इन्फेक्शन हुआ है
और जब तक ये इन्फेक्शन कम नहीं होता तब तक ये बहुत कमजोर रहेगा। विलियम्स ये सुनकर उदास हो जाता है कि अचानक ये क्या हो गया। तो दिन रात उसके पास बैठकर वो उसकी देखभाल करता है। एक पॉइंट पर तो उसे चार्ली का इल्यूजन आता है और उसे लगता है कि मैंने चार्ली का कत्ल किया, शायद इसीलिए मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। ये सब कुछ देखकर विलियम्स का बड़ा बेटा अब भी यही सोचता है कि पापा को सिर्फ उनका छोटा बेटा प्यारा है। अगर मैं इस तरह बीमार होता ना तो उनको मेरी इतनी केयर कभी नहीं होती। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन विलियम्स के बेटे की हालत में सुधार बिल्कुल नहीं आता। वो और कमजोर होता जाता है, उठ तक नहीं पाता। विलियम्स की परेशानी भी बढ़ती जाती है कि अगर मेरा बेटा मर गया तो क्या होगा। वो जगह जगह जाकर कोई नई मेडिसिन को ढूंढता है जिससे ये इन्फेक्शन निकल जाए। तो वो कुछ मेडिसिन लाकर उसको देता भी है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यही नहीं दोस्तों, उसके बेटे के अलावा और 3 लोगों को भी यही इन्फेक्शन हो जाता है। सभी परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। विलियम्स अपने बेटे की जान बचाने के लिए हर तरह से कोशिश करता है लेकिन आखिरकार वो दम तोड़ देता है। विलियम्स पूरी तरह टूट जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो 3 लोग जिन्हें इन्फेक्शन हुआ था वो भी मर जाते हैं और विलियम्स तो जैसे पागल ही हो जाता है। वो गाड़ी लेकर सीधे सड़क पे निकल जाता है और बहुत ही तेज चलाने लग जाता है। फिर वो एक जगह पे रुकता है और उस मैसेज को मिटाने लगता है जो इन लोगों ने नए सर्वाइवर्स के लिए लिखा हुआ था, जहाँ पे मतलब इन्होंने ये लिखा हुआ था कि हमारे घर आ जाओ, वहाँ सभी सेफ रहेंगे। फिर वो लाइब्रेरी जाकर सारे बुक्स को गिरा देता है, उन्हें आग लगाने वाला होता है। दूसरी ओर इन्फेक्शन से मरे हुए चारों को दफनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। एमा फिर लाइब्रेरी में आती है और बहुत ही इमोशनल होकर कहती है कि मैं मानती हूँ हमारा बेटा मर चुका है, मैं खुद इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही, लेकिन उसे एक बच्चे की खातिर हम अपने परिवार के दूसरे बच्चों को निराश नहीं कर सकते। हमें उनकी देखभाल के लिए हिम्मत से काम लेना होगा, इस तरह टूटकर बैठने से काम नहीं चलेगा। विलियम्स भी अब जरा शांत होकर इन बातों को सोचता है और अपने बेटे की मौत का दर्द भुलाकर बाकी बच्चों के बारे में सोचने लगता है। वो फिर अपने छोटे बेटे के कमरे में जाता है और उन बुक्स को देखने लगता है जिन्हें वो पढ़ा करता था। उसने उसमें कुछ नोट्स भी बनाकर रखे होते हैं। उसमें लिखा होता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में और भी सर्वाइवर्स आए, हमें दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढना होगा। मैं ये भी जानता हूँ कि पापा इसके खिलाफ हैं, लेकिन मेरा मन करता है कि और भी सर्वाइवर्स यहाँ पर आ जाएं। दूसरों से कांटेक्ट करने के लिए मैं एक रेडियो भी बना रहा हूँ। ये देखकर विलियम सोच लेता है कि वो अपने बेटे का यह अधूरा काम खुद पूरा करेगा और उसकी ये ख्वाहिश पूरी करेगा। उसका बेटा जो रेडियो बना रहा था उसे विलियम्स पूरा भी करता है। उस पर मस्त तरीके से एंटीना भी फिक्स करके उसको रेडी कर लेता है। फिर बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज को ट्राई करता है कि कहीं कोई सिग्नल मिल जाए, लेकिन सफल नहीं हो पाता वो। अब एक दिन की बात है कि सभी मिलकर बेसबॉल खेलने जाते हैं। अब स्कोर को देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्कोर की जरूरत ही क्या है। दरअसल वो नहीं जानते कि पैंडेमिक से पहले की दुनिया में कंपटीशन, हार जीत, मार्क्स, स्कोर ये सब कुछ था, पर इन बच्चों को उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही उन्हें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो ढेर सारे सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों है, ये स्कोर क्या है। विलियम्स उन्हें समझाता है कि गेम्स में हार या जीत होती है, अगर जीतना हो तो इतना स्कोर करना होता है। और तब उन्हें स्कोर बताते हुए विलियम्स को अचानक एक नंबर का ख्याल आता है और वो तुरंत घर जाकर अपने रेडियो पर उस फ्रीक्वेंसी को ट्राई करता है। और ये क्या दोस्तों, उस फ्रीक्वेंसी पर कोई कांटेक्ट करता है। विलियम्स को पता चलता है कि इनकी जगह से 100 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 70 सर्वाइवर्स रहते हैं, पर उनके पास सप्लाईज बिल्कुल भी नहीं है। तो विलियम्स उन्हें अपना पता बताता है कि आप सभी यहाँ पर आ जाइए। वो लोग भी विलियम्स की जगह पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों सीधे कट करके पैंडेमिक के 50 साल के बाद दिखाते हैं। विलियम्स बहुत बूढ़ा हो चुका है। वो अपनी जिम्मेदारी एक यंग लड़के को सौंपता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये आखिरी सीख देना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जीव जंतु और इंसान भी जन्म लेंगे, जिएंगे भी और फिर मर जाएंगे, पर ये दुनिया हमेशा जिंदा रहेगी। और विलियम्स की इसी सीख के साथ ये सीरीज हो जाती है खत्म। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखेगा अपना क्योंकि बहुत जरूरी है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।